हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। मतलब कि जो लिक्विड की सरफेस होती है उसकी टेंजेंट किसके साथ? लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो ये देखिए, ये एक टिपिकल आपके सामने वाटर और ग्लास का वेसल दिया गया है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है ना। तो अब यदि आप एंगल देखेंगे तो टेंजेंट जो बन रही है सरफेस पर वो यूं जा रही है और सॉलिड जो सरफेस है वो नीचे है। तो ये जो एंगल बनेगा बेटा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी का शेप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है। क्लियर बेटा? तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण पानी ग्लास को प्यार करेगा और ऊपर चढ़ेगा, और यहाँ पर मरकरी का कोहेसिव ज़्यादा होगा, एडहेसिव कम होगा। क्लियर बेटा? तो मरकरी मरकरी को चाहेगी और ग्लास से दूर भागेगी, तो इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप प्योर वेसल की बात करें, सॉरी सिल्वर वेसल की, तो सिल्वर वेसल में बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब थीटा 90 डिग्री होता है और सरफेस पूरी फ्लैट होती है। डन? तो ये कहला गई बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। किसके किसके बीच का एंगल बेटा? टेंजेंट लिक्विड के सरफेस की और किसके साथ? सॉलिड सरफेस के साथ इनसाइड द लिक्विड। इनके बीच का एंगल जो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्लियर? ये किस किस पर डिपेंड करता है? नंबर वन, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। जो भी कांटेक्ट में सॉलिड लिक्विड है उनका नेचर। सेकंड, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो मतलब सरफेस है वो कितनी साफ सुथरी है। थर्ड, मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस के ऊपर मीडियम कौन सा है। एंड लास्ट, टेम्परेचर द लिक्विड। क्लियर है बच्चों? तो ये इन बातों पे आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। अब ये देखिए, अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, भी मैंने बताया था कि अगर एडहेसिव फोर्स यानी कि वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर एडहेसिव ज़्यादा होता है और कोहेसिव कम होता है, तो इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो लिक्विड क्या कर देगा बेटा? सॉलिड को वेट कर देगा, गीला कर देगा। ओके, और मिनिस्कस जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा। क्लियर? इस केस में एंगल जो होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बेटा? एक्यूट होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो लिक्विड वेट नहीं करेगा ग्लास को, क्योंकि वो कोहेसिव यानी खुद में सिमटने की कोशिश करेगा, और सरफेस कैसा बनेगा बेटा? कॉन्वेक्स बनेगा। जिसको मिनिस्कस बोलते हैं वो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर? अगर एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स इक्वल हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा और सरफेस एकदम फ्लैट होगी या प्लेन होगी। क्लियर बच्चों? कुछ टिपिकल एंगल्स हैं, उनको आप याद कर लीजिए। द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ वाटर एंड ग्लास। ठीक ना? एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वाटर और ग्लास के लिए कितना है बेटा? 8 डिग्री, यानी कि एक्यूट है। मतलब ग्लास में जो पानी की सरफेस पर टेंजेंट है, नियर अबाउट कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 8 डिग्री का।
8 डिग्री, हाँ बेटा। मरकरी एंड ग्लास के लिए कितना है ये? 138 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल बेटा। हाँ, ना 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 ना, बस जानकारी के लिए आपको खुद क्वेश्चन देगा बच्चों, इसको कोई याद नहीं करना आपको। सो थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 138 डिग्री। बस इतना तो याद होना चाहिए कि बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। हाँ, प्योर वाटर एंड सिल्वर का याद रखिए 90 डिग्री होता है, तो ये तो अभी याद हो गया आपको। ओके, यस। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों। स्क्रीन पे आ जाइए सभी लोग। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिलैरिटी? गिव सम एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी फ्रॉम डेली लाइफ। देखिए कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है। द लैटिन वर्ड कैपिला मीन्स हेयर। अ ट्यूब वेरी फाइन हेयर लाइक बोर इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। बोर का मतलब क्या होता है बेटा? बोर का मतलब होता है डायमीटर, जिसकी डायमीटर बहुत पतली हो, मतलब बहुत नैरो होल, बिल्कुल पतला। समझ में आया बेटा? तो बेटा अगर आप एक बहुत हेयर लाइक पतली आप एक ट्यूब ले लेते हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? वो चीज कैपिलरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी उस चीज को? कैपिलरी बोलेंगे। यस, कैपिलरिटी उसका नेचर है, उस चीज को कैपिलरी बोलेंगे। एक हेयर लाइक ट्यूब को जिसका बोर बहुत कम हो, जिसका डायमीटर बहुत कम हो, उसको क्या बोलेंगे आप? कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे आपके हेयर होते हैं, तो हेयर लाइक जो ट्यूब होता है वो कैपिलरी होता है। इवन आपके हेयर भी न्यूट्रिएंट सॉरी कैपिलरी हैं। तो आपके बालों को जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो आपके स्कल के अंदर जड़ बना के जमा रहते हैं, वहां से उनको न्यूट्रिएंट मिलता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और न्यूट्रिएंट जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करता है आपके बालों में। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, एज शोन इन फिगर 9.42, ये देखिए एक फिगर 9.42 है आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ पर आप इस नेचर को समझेंगे। इस नेचर को बोलेंगे कैपिलैरिटी। एक पतली सी ट्यूब ले लीजिए और एक चौड़ी सी ट्यूब ले लीजिए, और दोनों ट्यूब को आप पानी के अंदर डाल दीजिए। आप देखेंगे जो पतली सी ट्यूब है वो जितनी ज्यादा पतली है, पानी उसमें उतना ऊपर तक आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो चौड़ी सी ट्यूब है उसमें पानी बिल्कुल वाटर के लेवल तक रहेगा, बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाएगा। तो बेटा ये जो चीज आपको दिख रही है ना, पानी ऊपर चढ़ रहा है, इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। और जब भी पानी बेटा एक लेवल के ऊपर जाता है, इतने लेवल के ऊपर, इस कैपिलरी एक्शन को बोलते हैं हम कैपिलरी राइज। क्या बोलते हैं? यस, इस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है ना? राइज, हाँ, चावल वाला राइस नहीं, ठीक ना? कैपिलरी राइज कहलाता है। क्लियर बेटा? सनराइज वाला राइस। चलिए देखिए सेकंड केस, देखिए यहाँ पे ये आपके पास में मरकरी भरी हुई है। अगर आप इसमें एक ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब डालेंगे तो मरकरी का लेवल बेटा लगभग वही रहेगा, उतना ही, या थोड़ा सा डिप्रेस होगा। बट यदि आप इसमें एक बहुत कम बोर की कैपिलरी डालेंगे तो बेटा मरकरी बहुत नीचे चली जाएगी। समझ गए? मतलब खुद इसके लेवल से भी ज्यादा नीचे रहेगी। तो ये भी एक कैपिलरी एक्शन है, और इसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। क्या बोलते हैं? हाँ। तो एक में आपको पानी ऊपर चढ़ता दिखा, मतलब एक में लिक्विड ऊपर जा रहा है और एक में लिक्विड नीचे आ रहा है। इस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। बेटा अगर आपने कभी फाउंटेन पेन से लिखा है, निब पेन से, तो आपने देखा होगा कि निब के सामने अगर इंक गिर जाए और उसमें आप अगर निब को रख देते हैं, तो ये पूरी की पूरी इंक को अपने पास बुला लेता है, उसको सोख लेता है। क्लियर हुआ?
हाँ, तो बेटा इसमें पतली सी एक ट्यूब बनी होती है जो कैपिलरी का काम करती है। आपने देखा होगा जो निब होती है उसके बीच में एक ऐसे होल हुआ करता है, होता है ना? तो बच्चों ये कैपिलरी फॉर्मेशन करता है, ठीक है? लिखा है द टिप ऑफ द निब ऑफ अ पेन इज स्प्लिट टू प्रोवाइड कैपिलरिटी एक्शन फॉर इंक टू राइज। क्लियर है? इसलिए जो फाउंटेन पेन होते हैं वो सोख लेते हैं। क्लियर बेटा? बच्चों अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलैरिटी आपने देख लिया और कैपिलरी एक्शन भी आपने देख लिया। एक्चुअली दोनों एक ही चीज है। और कैपिलरी क्या होती है? एक लेस डायमीटर की ट्यूब को कैपिलरी बोलते हैं। क्लियर है? सो बच्चों द फिनोमेनन ऑफ राइज और fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding is called capillarity। मतलब कि सराउंडिंग मतलब अपने आसपास जो भी लिक्विड का लेवल है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड भरा हुआ है और अगर आपने इसमें एक कैपिलरी डिप कर दी है, ठीक है बच्चों, ये आपने यहाँ पे एक कैपिलरी डिप कर दी है, तो आप तो ये मान के चल रहे हैं कि लिक्विड का लेवल यहीं तक होना चाहिए। बताइए, यही मान रहे हैं ना आप? मगर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन लिक्विड का लेवल काफी ऊपर हो जाएगा या काफी नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इसको बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। और ये जो जिस हाइट तक ऊपर गया है लिक्विड, ठीक है, इस राइज को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो इसका राइज निकालने का एक फॉर्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अगर पानी, सॉरी पानी नहीं, अगर कोई भी लिक्विड अगर ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि वो लिक्विड एसेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम एक जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? एसेंट फॉर्मूला। तो वो एसेंट फॉर्मूला याद करें आप, कितना होता है? 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर रो जी। अब इसको हम प्रूफ भी आपको कराते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ भी सकता है। तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है जिसको आप टी भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट? सरफेस टेंशन। यस। चलिए, तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो बेटा इस तरीके से लिक्विड का ऊपर जाना ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आ गए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसका हम डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 66 हमारी बुक का, व्हाट इज कैपिलैरिटी? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट टू विच द लिक्विड राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। सो बेटा कॉपी में लिख लीजिए, व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। यहाँ पे जो स्मॉल आर यूज हो रहा है बेटा, दैट इज रेडियस ऑफ ट्यूब। ओके? और रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी को ही ट्यूब बोलते हैं, बस उसका बोर कम कम होना चाहिए, बहुत स्मॉल बोर की। ओके, सो दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, स्मॉल आर। डन? यस बेटा। चलिए तो स्मॉल आर आपने देख लिया, रेडियस स्मॉल आर है। कैपिलरिटी की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं एसेंट फॉर्मूला। तो कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा। इसको हमने सिग्मा सरफेस टेंशन में डिप किया है और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो नोट करिए, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, बता दिया, एंड रो इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर बेटा? राइट। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है,
सपोज द लिक्विड वेट्स द साइड ऑफ द ट्यूब। मान लीजिए बेटा कि लिक्विड जो है वेट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है लिक्विड, तो क्या होगा, इसमें कैपिलरी राइज होगा। मान लिया नॉर्मल लेवल से एच हाइट तक ये राइस बना हुआ है। क्लियर बच्चों? एच हाइट तक हमारा ये राइस बना हुआ है। डन? चलिए, सपोज द लिक्विड वेट्स द लिक्विड वेट्स द साइड ऑफ द ट्यूब, देन इट्स मिनिस्कस विल बी कॉनकेव। तो बेटा ये जो मिनिस्कस है ये कैसा है बेटा? कॉनकेव है। यस, एग्जैक्टली। The shape of the meniscus of the water will be nearly spherical if the capillary tube is sufficiently narrow bore। बेटा अगर इस कैपिलरी को और पतला कर दिया जाए तो ये जो मिनिस्कस होगा, ये जो आपको कॉनकेव अंदर शेप दिख रहा है बेटा, ये परफेक्टली स्फेरिकल हो जाएगा। तो आइए इसको हम परफेक्टली स्फेरिकल मान के अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। बोलिए, क्लियर बच्चों? तो हमने साइड में इसको परफेक्टली स्फेरिकल मान लिया है। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं बेटा। ये उस परफेक्ट स्फीयर का जो इमेजिनरी फॉर्म में यहां पर बन रहा था, देखा आपने? हालांकि उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत यहाँ पे है, तो हमने राइट साइड में बना रखा है ब्लैक पेन से। ये देखिए परफेक्ट स्फीयर है वो। अब इस परफेक्ट स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। ये जो परफेक्ट स्फीयर कहलाएगा बेटा, ये जो चांद कॉनकेव लेकर के, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। ये शेप है उसका। सो ये सेंटर है। इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा मिनिस्कस की? कैपिटल आर। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके। अब ये कैपिटल आर रेडियस है इसकी, और ये देखिए ये अपने ट्यूब की रेडियस है स्मॉल आर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ट्यूब की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, आपको बताया गया था कि जो एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो मिनिस्कस की टेंजेंट, देखिए ग्रीन कलर की पेन से मैं दिखा रहा हूं आपको, मिनिस्कस की टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। क्लियर की नॉट क्लियर? और ये जो है बेटा, जो आपका मिनिस्कस है, मिनिस्कस का सर्किल इस पर 90 डिग्री है। समझना बेटा बहुत अच्छे से इस लाइन को। ये देखिए, ये मिनिस्कस की रेडियस है और ये मिनिस्कस की टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर यहां का एंगल ये इससे थीटा डिग्री पे आगे है, तो इसका नॉर्मल भी थीटा पे आगे होगा कि नहीं होगा? भाई, आपने लकड़ी के तख्ते को एक तरीके से उठा दिया, तो अगर ये नीचे वाला पट्टा थीटा से उठेगा, तो ऊपर वाला पट्टा भी तो थीटा से उठेगा कि नहीं उठेगा? तो ये भी थीटा होगा बच्चों कि नहीं होगा? यस, मतलब आर और स्मॉल आर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। क्लियर की नॉट क्लियर? अब आप फिजिक्स पढ़े हैं, आप जानते हैं कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और बीच का एंगल थीटा है। तो आप स्मॉल आर को क्या लिखेंगे? कैपिटल आर कॉस थीटा। यस कि नो? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ बिल्कुल सही, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के परपेंडिकुलर साइन। राइट? हाँ, तो चलिए बातें आगे बढ़ते हैं। The shape of the meniscus water will be nearly spherical if the capillary tube is sufficiently a narrow bore। ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए ये चीज हवा के कांटेक्ट में है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा बेटा? पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए होगा कि नहीं होगा? ओके। अब ऊपर की तरफ
क्योंकि कॉनकेव है। ऊपर की तरफ क्या है बेटा? कॉनकेव है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव साइड में है, तो सरफेस टेंशन के कारण, जैसे हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर निकाला था बबल का, लिक्विड का, तो अंदर की तरफ प्रेशर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? मतलब इस तरफ जो होगा एक्सेस प्रेशर होगा, क्योंकि ये इसका स्फेयर का सेंटर बन रहा है, ए पॉइंट बन रहा कि नहीं बन रहा? तो कितना प्रेशर ज्यादा होगा बेटा यहाँ पे? तो ये लिक्विड है, आपको बताया गया था कि लिक्विड बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2 सिग्मा बाई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर यहाँ पे प्रेशर ए पॉइंट पर 2 सिग्मा बाई आर से ज्यादा है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बेटा? कम होगा 2 सिग्मा बाई आर से। होगा कि नहीं होगा? तो इस पॉइंट के प्रेशर को अगर मैं पी ए मानता हूं, तो उसके नीचे वाले पॉइंट के प्रेशर को क्या मैं पी ए माइनस 2 सिग्मा बाई आर मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? क्योंकि वो उससे इतना कम है। लिखा हुआ है, एज द प्रेशर is greater on the concave side of a liquid surface, so excess pressure at a point A just above the meniscus compared to point B below the meniscus is। तो देखिए ए पॉइंट पे हमारे पास में जो प्रेशर होगा, देखिए कितना कम होगा उससे, यहाँ पे कम हो जाएगा 2 सिग्मा बाई आर से। क्लियर है? as the pressure is greater on the concave side of a liquid surface, so excess pressure मतलब अतिरिक्त प्रेशर जो होगा वो कितना होगा बेटा? वो स्मॉल p इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक्सेस प्रेशर, देखिए बच्चों, जो समझ में नहीं आ रहा उसको मना करिए, जबरदस्ती हाँ हाँ करने की बात नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है बताइए? आया। तो यहां पर एक्सेस प्रेशर जो आ रहा है, अतिरिक्त प्रेशर जो पॉइंट ए पर ज्यादा पड़ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 सिग्मा बाई आर। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? 2 सिग्मा बाई आर। तो आर किसका मिनिस्कस होता है बेटा? मिनिस्कस की रेडियस होती है आर, तो कैपिटल आर आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कैपिटल आर, क्योंकि आर की कैलकुलेशन इससे होती है, स्फेरिकल जो बॉल होती है वाटर की, उससे होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? हाँ। तो यहां पर हमारे पास में कैपिटल आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं। आर कॉस थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आर बाई कॉस थीटा। तो चलिए पुट करता हूं मैं, P इक्वल टू एक्सेस प्रेशर कितना है? 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर, सो दिस इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कितना आया है? आर बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई स्मॉल आर। डन? ओके। अब मान लीजिए इस एक्सेस प्रेशर की वजह से अगर लिक्विड एच हाइट तक जाता है, तो आपको पता है कि एच हाइट तक जाने पर जो प्रेशर काम करता था वो कितना होता था? एच रो जी। यस और नो? सबसे पहले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था, राइज ऑफ वाटर कॉलम। याद आ गया बच्चों? नहीं याद आया? हाँ, एच रो जी, P is proportional to H, P is proportional to rho and P is proportional to G। क्लियर? तो H रो G आ जाता था। तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है, हम H रो G से कंपेयर कर देते हैं। सो हियर P इक्वल टू H रो G या रो जी H। P की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 2 सिग्मा
कॉस थीटा बाई स्मॉल आर इक्वल टू रो जी एच। एच को रोक लीजिए, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर रो जी। तो ये बन गया बच्चों फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला। क्लियर हो गया? ये एसेंट फॉर्मूला फॉर द rise of liquid in a capillary tube. If we take account, if we take into account the volume of the liquid contained in meniscus, तो आप जो है ये फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर लेते हैं, है ना? हालांकि जो पतली ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब होती है, उसके लिए R/3 को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मतलब ओवरऑल ये फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर रो जी। डन। सो बेटा ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसको अच्छे से करिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हाइट होती है लिक्विड कॉलम की किस किस पे डिपेंड करेगी? सिग्मा पे डिपेंड करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब है, यानी कि रेडियस जितनी कम होगी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, यानी लिक्विड की डेंसिटी जितनी कम होगी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। और सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा हाइट उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? हाँ, तो इसलिए जितनी पतली आप ट्यूब लेंगे उतना पानी ऊपर जाएगा या कोई भी लिक्विड ऊपर जाएगा। जो पेड़ों के अंदर जाइलम होता है और फ्लोएम होता है बेटा, वो बहुत पतला होता है, इसके कारण पानी ऊपर तक जाता है। डन। चलिए नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास में। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स ऑन विच वेक्टर्स विच अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन किसी लिक्विड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होता है? तो फर्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ कंटैमिनेशन, यानी गंदगी। तो बच्चों याद रखो, अगर आप किसी भी लिक्विड में कंटैमिनेटेड करोगे, मतलब डस्ट मिलाओगे, ग्रीस मिलाओगे, ऑयल मिलाओगे, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके। देन इफेक्ट ऑफ सोल्यूट, अगर आप सोल्यूट मिलाएंगे किसी चीज में तो सरफेस टेंशन जो होगा, सोल्यूबल सॉल्यूट है अगर, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और अगर इनसॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन घटेगा। क्लियर हुआ? अगर जैसे आप नमक मिला रहे हो, तो नमक क्या होता है? सोल्यूबल होता है, तो नमक मिलाने पे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। डन। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन क्या होगा? कम हो जाएगा। यही कारण है कि गर्म का पानी से कपड़े अच्छे धुलते हैं, क्योंकि कपड़ों में डर्ट कहाँ होती है? इन रेशों के बीच में डर्ट ऐसी जगह बैठी रहती है। तो जब भी गर्म पानी होता है तो उसके सरफेस टेंशन कम होने के कारण वो डर्ट को इजीली अप्रोच कर लेता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। और एक बात और याद रखिएगा कि कपड़े में डिटर्जेंट मिलाने से, सॉरी कपड़े में नहीं, पानी में, पानी में डिटर्जेंट मिलाने से वाटर का या पानी का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो डर्ट तक इजीली पहुंच जाते हैं और डर्ट को निकाल फेंकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो इसलिए सादे पानी से कपड़े साफ नहीं होते हैं, मगर डिटर्जेंट से इजीली साफ हो जाते हैं। क्लियर?